स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कला पक्ष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रत्येक विधा में, साहित्य के प्रत्येक पक्ष में कला पक्ष एवं भाव पक्ष दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन विशिष्ट अंगों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण प्रत्येक लेखक को अपनी कला को परखने का अवसर प्रदान करता है। भारतेंदु युगीन लेखकों की कैसी कला थी, क्या उनकी भाषा शैली थी, उनका काव्य रूप कैसा था, वे किन अलंकारों का प्रयोग करते थे और उन्होंने किन छंदों का प्रयोग किया और उनका भाषाई सौष्ठव किस प्रकार का था, इसी तथ्यों का विश्लेषण हम प्रस्तुत कालांश में कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कालांश में हमने भारतेंदु युग की विविध प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा शीर्षक है भारतेंदु युग में कला पक्ष। कला पक्ष का जो प्रमुख आधार है वह है भाषा। इसमें उदार शब्द चयन, भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने शब्दों का चयन सहज रखा। इसमें किसी प्रकार की लाग लपेट न रखते हुए, क्लिष्टता दोष से बचते हुए उन्होंने उदार शब्दों का चयन किया। अन्य भाषाओं के शब्दों को भी उन्होंने अपने साहित्य में जगह दी। इसमें चित्रात्मकता एवं प्रतीकात्मकता दो प्रमुख वृत्तियों के उन्होंने प्रयोग किए। चित्रात्मक वृत्ति से तात्पर्य है जब लेखक अपने काव्य में अथवा अपनी संरचना में वह ऐसी घटनाक्रमों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है जो पाठक के समक्ष आकर जीवंत हो जाएं, तो ऐसा लगता है कि वे संपूर्ण चीज़ें हमारे सामने साकार हो उठी हैं। इसे ही चित्रात्मकता कहा जाता है। वहीं साहित्य में प्रतीकात्मकता से तात्पर्य उन विशिष्टताओं से है जो विशिष्टताएं प्रत्येक दृष्टिकोण से साहित्य को परखती हैं, उनमें नवीन प्रयोग के अवसर प्रदान करती हैं। इन कवियों ने मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, यानी भाषा को इन्होंने एक जगह स्थिर नहीं रखा, इन्होंने नव प्रयोग के साथ में उसमें रचनात्मकता एवं लयात्मकता प्रस्तुत की। और इसी लयात्मकता ने भाषा के अंदर पूर्ववर्ती रीतिकाल से विपरीत कुछ नवीन सृजन करते हुए संप्रेषणीयता को सहज बनाया। वहीं इन्होंने नवीन शब्दावली का प्रयोग किया। उर्दू भाषा के शब्द एवं कुछ ऐसे शब्द जो पूर्ववर्ती साहित्यकारों के द्वारा उपेक्षित से थे वह भारतेंदु युग में प्रयुक्त हुए। वो कुछ नयापन लिए हुए थे, कुछ ताजगी लिए हुए थे। वस्तुतः शब्दों की भी एक उम्र होती है, उसके पश्चात वे शब्द भी धीरे धीरे अपना आवरण छोड़ते जाते हैं एवं कालांतर में जाके वो प्रचलन से हीन हो जाते हैं। इस कालखंड की जो प्रमुख भाषा थी वह भाषा थी ब्रज भाषा। लेकिन इस कालखंड के साहित्यकारों ने खड़ी बोली के अंदर काव्य रचना की, जिसमें प्रेमघन जिन्होंने मयंक महिमा, बाल मुकुंद गुप्त जिनकी स्फुट कविता, श्रीधर पाठक जिनका एकांतवासी योगी एवं भारतेंदु जिन्होंने फूलों का गुच्छा काव्य लिखा। ये काव्य को नव प्रयोग एवं प्रतीकों से ऐसे बिंब प्रस्तुत करते थे जिससे साहित्य जन सामान्य के बीच में लोकप्रियता प्राप्त कर सके। खड़ी बोली काव्य का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण द्रष्टव्य है। बरखा सिर पर आई कि बरसात सिर पर आ गई, हरी हुई सब भूमि, संपूर्ण जो पृथ्वी का आवरण है वह हरा भरा हो गया है। बागों में झूले पड़े, ये हम सभी ग्रामीण परिवेश में इस बात को भली भांति परिचित हैं कि बागों में किस प्रकार से झूले पड़ते हैं और सभी उसका आनंद उठाते हैं। रहे भ्रमरगढ़ झूम, और जो भंवरे वो भंवरे भी झूम रहे हैं। यहाँ एक जो चीज़ है वह इनकी शैली, इनकी जो शैली है वो कुछ नवीनता लिए हुए है। प्रमुखतः इन्होंने पद शैली का प्रयोग किया। फिर जन शैली के संदर्भ में यह तथ्य
गहन प्रासंगिक है। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारतेंदु युगीन लेखकों ने इस शैली को पहचान दिलवाई। फिर लोकगीत शैली, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक जगह के अपने कुछ लोकगीत होते हैं, उनकी कुछ अपनी राग होती है, उन्हीं में है लावनी, ठुमरी, चैती और काजली। इनका प्रयोग भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने किया। फिर है अलंकार। रीतिकालीन साहित्य अलंकारों के भारी भरकम बोझ से पूर्णतया दब चुका था। उससे बाहर निकलते हुए इन्होंने अलंकारों के प्रयोग को सीमित कर दिया। इस कालखंड के जो प्रमुख साहित्यकार हैं लच्छीराम, इनके काव्य में यत्र तत्र अलंकारों का सहज एवं सीमित प्रयोग दिखाई देता है। फिर जो काव्य का एक प्रमुख पक्ष होता है छंद विधान। काव्य शास्त्र के विद्यार्थी भली भांति इस तथ्य से परिचित हैं कि छंद काव्य में नव सृजन, नव पुंज व प्रेरणाओं का जनक होता है। यह काव्य के सौंदर्य में भी वृद्धि करता है और काव्य को रसात्मकता से पूर्ण करता है। इन्होंने अतुकांत छंद जो कि कंसबद्ध रचना में पाया गया, फिर पयार छंद जो कि मूलतः बंगला भाषा का है किंतु भारतेंदु द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया। वहीं बंगला का एक अन्य छंद दीर्घ ललित प्रचलन में आया और इसका श्रेय अंबिका दत्त व्यास को प्राप्त है। फिर सोरठा, रोला, सवैया, पददोहा, कुंडलियां, अनगिनत छंद जो सामान्यतः प्रचलन में थे वे भारतेंदु युग में भी प्रचलन में रहे। फिर काव्य रूप। काव्य रूप भारतेंदु काल का गहन विशिष्टताओं से युक्त है। इसमें निबंध, ये शाब्दिक निबंध ऐसा प्रयोग किया कि वो शैली थोड़ी दीर्घ हो गई, लेकिन उसमें तथ्यों का भरपूर समावेश किया गया। निबंध, फिर प्रबंध एवं मुक्तक, इन तीन रूपों में इन्होंने काव्य रूप सृजन किया। इसमें उर्दू के पहेलियां, गजल, श्यापा एवं लोकगीत सरीखी विधाओं का भी समावेश किया गया। और वहीं प्रबंधात्मक काव्य रूप में तीन साहित्यकार प्रमुख थे जिन्होंने अपने साहित्य में प्रबंध को प्रमुखता प्रदान की। प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास एवं हरिनाथ पाठक। और निबंध रूप भारतेंदु का उल्लेखनीय रहा। उनकी दो रचनाएं क्रमशः हिंदी भाषा में निबंध एवं विजयनी, विजय वैजयंती, ये प्रमुख रूप से साहित्य जगत में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। वहीं मुक्तक में भी काव्य रचना हुई जिसमें पचासा एवं शतक सतसई ये उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग की एक अनन्यतम विशेषता रही कि उसने नव प्रवृत्तियों को विश्लेषित किया और नव प्रवृत्तियों को अपने साहित्य सृजन के केंद्र में रखा। ये नव प्रवृत्तियां थीं मातृभाषा उत्थान, देश प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता एवं धार्मिक सहिष्णुता। इस कालखंड के साहित्यकारों ने समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ में लेकर चले। इन्होंने साहित्य के प्रत्येक स्तर पर आम जन को जोड़ा और आम जन से साहित्य की विविधताओं, वैशिष्ट्यताओं आदि को प्रमुखतः प्रचलन में लेकर आए, जिससे कि जो भी व्यक्ति उस कालखंड में देश काल, वातावरण एवं परिस्थितियों से संपृक्त था वह समाज की मुख्य धारा में आ पाया। और इसके लिए निस्संदेह हम भारतेंदु का साधुवाद करते हैं। एवं अगला जो हमारा कालांश होगा वह होगा प्रगतिवाद। धन्यवाद।